स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर की। हम सल्फर की डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स देख रहे हैं, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर की। और सल्फर क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। सल्फर जो है हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। और ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? ये हम कहते हैं कि ये जो है वो 6A ग्रुप का, ठीक है। या फिर अगर हम जो हमारे पास अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स की, उसके मुताबिक देखें तो ये जो है वो 16th ग्रुप हमारे पास आता है। उसका ये जो है वो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। पहला ऑक्सीजन होता है, उसके नीचे वाला जो है वो सल्फर होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मोनोक्लिनिक सल्फर क्या होता है। मोनोक्लिनिक सल्फर, हमने कहा कि सल्फर की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। हम लिखते हैं कि एलोट्रोप है, ठीक है। हम ये लिख देते हैं कि क्या है, ये जो है वो एक एलोट्रोप है, ठीक है। अब एलोट्रोपी क्या होती है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, हम ये देख लेते हैं कि एलोट्रोपी होती है जब सल्फर, ठीक है ना, या कोई भी एलिमेंट, हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं और यहाँ चले हम सल्फर ले रहे हैं, तो सल्फर के एलोट्रोप की बात कर लेते हैं कि जब सल्फर का जो है वो सल्फर जो है वो दो से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। जिस तरह इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, हमने जो है वो रोम्बिक सल्फर की बात की थी, ठीक है। हम यहाँ पे उसका नाम मेंशन करते हैं। हमने बात की थी रोम्बिक सल्फर की, ठीक है। तो जो रोम्बिक सल्फर था उसकी भी अगर हम बात करें, वो भी एलोट्रोप थी, यानी कि वो एक फॉर्म थी जिसमें सल्फर एग्जिस्ट करता है। और एक फॉर्म आ गई हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्म्स आ गई सल्फर की, और ये दोनों बिल्कुल सिर्फ सल्फर से ही मिलके बनी हुई है, ठीक है ना, और किसी और एलिमेंट से नहीं बनी हुई है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो है वो दो फॉर्म्स हैं सल्फर की, जिनको हम कहते हैं एलोट्रोप्स, ठीक है, एलोट्रोप्स। और इस प्रॉपर्टी को, यानी कि कोई एलिमेंट अगर दो या दो से ज्यादा जो है वो फॉर्म्स रखता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एलोट्रोपी, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन होते हैं यूजुअली, जिस तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रोम्बिक भी हमारे पास क्रिस्टलाइन है। और ये जो मोनोक्लिनिक फॉर्म होती है, ये भी जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। हम कहते हैं कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन है, ठीक है, क्रिस्टलाइन। हम लिख देते हैं क्रिस्टलाइन है, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, यानी कि इसकी जो फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है एटम्स की इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसे क्रिस्टल में देखें, इसे क्रिस्टल फ्रेमवर्क में, जिसको क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, क्रिस्टल नेटवर्क कहें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि फिक्स्ड अरेंजमेंट है, इस तरह की शेप होती है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि मोनोक्लिनिक सल्फर है तो ये येलो से कलर का होता है, थोड़ा डार्क से येलो कलर का होता है, ठीक है, और डार्क येलो से कलर का होता है ये। और इसके जो है वो एक एक नीडल को, या एक एक हम जो है वो मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, तो वो इस तरह से जो है वो अरेंज हुए वो होते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि हमें बज़ाहिर किस तरह से नजर आते हैं, हमें किस तरह की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं, तो वो ये है, ठीक है, वो इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। ये भी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास आ गई किस फॉर्म में जो है वो हमें दिखाई देते हैं, हमें इस तरह से दिखाई देते हैं नीडल्स से, ठीक है ना। हम ये भी यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या चीजें हैं, नीडल्स ही हमें नजर आती हैं, नीडल्स, ठीक है। नीडल लाइक होता है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। और हमने कहा मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक जो है ना वो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, वो क्रिस्टल की एक टाइप होती है, ठीक है। इनफैक्ट क्रिस्टल की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो इस तरह से होती है, तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर आ गया, ठीक है ना। और देखते हैं हम तो इस तरह से हमें नीडल लाइक नजर आता है। फिर हम ये देख लेते हैं कि जब हमने रोम्बिक सल्फर की बात की थी, तो हमने रोम्बिक सल्फर में ये कहा था कि रोम्बिक सल्फर का अगर हम देखें तो ये जो है वो बिलो 94 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बिलो 94.5 हम लिख लेते हैं, 94.5 डिग्री सेल्सियस ये जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या फिर ये स्टेबल होता है, ठीक है ना। 94.5 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट होता है, ठीक है। इससे जो है वो नीचे नीचे टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर हम देखें तो यानी कि स्टेबल होता है या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, यानी कि आम टेम्परेचर जो हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है, इस तरह जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, तो जो भी हमारे इर्द गिर्द टेम्परेचर है उस पर कौन सा वाला एग्जिस्ट कर रहा होगा, सल्फर। उस पर अगर हमारे पास सल्फर मौजूद हो तो कौन सा सल्फर एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा रोम्बिक सल्फर, ठीक है ना। तो यानी कि हमने कहा कि ये 94.5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल है ना। तो अगर हम इससे अबव टेम्परेचर पे हीट करें, ठीक है ना, मैं अगर क्या करूं कि इसको इससे अबव टेम्परेचर पे हीट करना स्टार्ट कर दूं, जिस तरह से कि अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि मेरे पास रोम्बिक सल्फर था, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं रोम्बिक सल्फर, इसको हम लिख देते हैं PHUR। पी को हम ठीक कर लेते हैं यहाँ पहले, ठीक है, PHUR, ठीक है। और क्या हो इसका जो है वो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हमारे पास इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको मैं क्या कर रही हूँ, इस पे हम जो है वो हीट करेंगे यहाँ पे।
अब हीट कितना कर रहे हैं इसको, हम यहाँ पर हीट करेंगे 94.5 से अबव टेम्परेचर पे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 95.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक्चुअली 95.5 डिग्री सेल्सियस पे से अबव टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। क्योंकि मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो 94.5 या 95.5 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं सल्फर, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि मोनोक्लिनिक सल्फर कितने टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर रेंज पे जो है ये स्टेबल होती है, ये भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास होती है जो मोनोक्लिनिक सल्फर यानी रोम्बिक का हमने क्या कहा, बिलो, या चले हम ऊपर से अगर इसको कॉपी कर लें, यहाँ से ऊपर से हम कॉपी करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसको हम ले लेते हैं बिलो 94.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और अगर हम यहाँ मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें, ठीक है, हम यहाँ पे मोनोक्लिनिक सल्फर की अब बात कर लेते हैं, तो इसका हम क्या कहते हैं, ये कितने टेम्परेचर पे जो है वो स्टेबल होता है या एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है 94.5 डिग्री सेल्सियस से लेके, ठीक है, 94.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 119 ये 119 डिग्री सेल्सियस फिर से टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट आ जाता है, ठीक है ना। तो इस टेम्परेचर रेंज में जो है वो एग्जिस्ट करता है मोनोक्लिनिक सल्फर, और बिलो 94.5 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट करता है रोम्बिक सल्फर। अब ये जो 95.5 डिग्री सेल्सियस मैंने लिखा है ना, ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे हम देखते हैं कि रोम्बिक सल्फर भी एग्जिस्ट करता है और मोनोक्लिनिक सल्फर भी। यानी अगर मैं रोम्बिक सल्फर को हीट करना स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो 95 जब मैंने 94.5 डिग्री सेल्सियस से आगे हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, रोम्बिक सल्फर को, तो लेट सपोज मेरे पास अगर किसी चीज में मौजूद था ना रोम्बिक सल्फर, और उसको मैंने 95.5 डिग्री सेल्सियस तक जब हम पहुंचे, ठीक है, तो 95.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 96 डिग्री सेल्सियस तक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें रोम्बिक सल्फर भी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी और मोनोक्लिनिक सल्फर की फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को मैं कोई नाम दे देती हूँ, और इस टेम्परेचर को अगर नाम देंगे तो क्या होगा, वो होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। यानी वो टेम्परेचर जिसपे दो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है ना, वो को एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों मौजूद हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में हम देख रहे हैं कि रिवर्सिबल डायरेक्शन के हमने बनाए, और ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी इक्वली एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद मजीद जब टेम्परेचर देंगे, यानी कि 95.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर आ जाएगा, और अगर कम देंगे तो हमारे पास रोम्बिक सल्फर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं कि मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो लेस डेंस होता है अगर हम किससे कंपेयर करें, अगर हम इसको रोम्बिक सल्फर से कंपेयर करें, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक सल्फर लेस डेंस होता है। हम ऐसा करते हैं, इसको मोनोक्लिनिक सल्फर के ही नीचे ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से उठा के हम यहाँ ले जाते हैं, ये लेस डेंस होता है रोम्बिक सल्फर की कंपेरिजन में, ठीक है। फिर हमने देखा कि नीडल लाइक इसके स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल्स हैं। इसके अलावा हम एक बात और देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हम इसका देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट भी चले मैं यहीं पे इसके नीचे ही लिख देती हूँ कि मेल्टिंग के लिए एम लिख रही हूँ और पीटी लिख रही हूँ, पीटी पॉइंट के लिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 114 से लेके 114 डिग्री सेल्सियस से लेके 119 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि जो 114 डिग्री सेल्सियस है इस पे जो है ये डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन जो 119 डिग्री सेल्सियस है इस पे जो है वो डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है, डिकम्पोज कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 119 डिग्री सेल्सियस है ना, ये इसका जो है वो आइडियल मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसको कहते हैं आइडियल मेल्टिंग पॉइंट। और जो ये 114 डिग्री सेल्सियस है, चलो यहाँ पर भी हम डिग्री सेल्सियस लगा देते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा हमारे पास जो है वो टेम्परेचर आ जाता है, ये इसका जो है वो नेचुरल मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस पे ये जो है वो डिकम्पोज नहीं करता, इसके बाद वाले टेम्परेचर यानी कि 119 डिग्री सेल्सियस पे ये डिकम्पोज करता है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि मोनोक्लिनिक सल्फर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म होती है सल्फर की, जो कि रोम्बिक सल्फर को हीट करने से आती है हमारे पास, और ये जो है वो नीडल लाइक होती है, और हमने जो है वो देखा कि ये लेस डेंस होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग हमने मेल्टिंग पॉइंट भी देखा, नेचुरल भी और आइडियल भी।